हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BHIC 134 भारत के इतिहास के क्रम में ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले भी मैं BHIC 134 पे कई वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल। यहाँ हम देखते हैं कि जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी वो सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ, फिर पूंजीवाद से औद्योगिक पूंजीवाद की ओर, और इस तरह होते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के क्रम में देखते हैं तो बंगाल में हमें डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों के बीच जो है सो काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। यह मुख्यतः बंगाल में अच्छे व्यापार की संभावनाओं तथा संपन्न साधनों के कारणवश था। इसलिए कई विदेशी कंपनियां आकर्षित हुई। इनके बीच जो संघर्ष था एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, चाहे अपनी खुद की व्यापारिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए, इसका प्रमुख कारण था जो हमें बंगाल में देखने को मिलता है वह बंगाल की संपन्न साधन। इस कारणवश से सभी इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करने वाले यात्री फ्रांकोइस ने बंगाल के बारे में लिखा है कि देश की धन प्रचुरता के कारण पुर्तगालियों, अंग्रेजों और डचों के बीच यह कहावत लोकप्रिय हो गई कि बंगाल प्रांत में प्रवेश के लिए सैकड़ों द्वार हैं, परंतु छोड़ने के लिए एक भी नहीं। अर्थात यहाँ मौके बहुत हैं, जिसे छोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यह बात कहने वाले कौन थे? फ्रांकोइस। उन्होंने कहा था कि बंगाल में प्रवेश के तो बहुत सारे द्वार हैं, पर छोड़ने के लिए एक भी नहीं। यह सिर्फ इस बंगाल के संपन्न साधनों की वजह से यह मानना था, और उन्होंने ऐसा कहा था। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे सोडा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी आदि और रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। बंगाल से जो है उस समय चावल, नील, काली मिर्च, चीनी आदि, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान जो थे काफ़ी निर्यात होते थे। प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। बंगाल की संपन्नता का आप अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं कि ब्रिटेन को जो है पूरे एशिया से जो आयात करता था ब्रिटेन, उसमें 60% जो भाग था वह बंगाल से ही आयात करता था। बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों के द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण थी। जो बंगाल की जो यह क्षमता थी, यह संपन्नता थी, यही अंग्रेजों के इस तरफ आकर्षित होने का एक कारण था। अंग्रेजों का बंगाल के साथ निरंतर संबंध 1630 दशक में हुआ। 1630 से बंगाल के साथ अंग्रेजों का व्यापारिक संबंध हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार देखें तो 17वीं शताब्दी से ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने दिया गया। इसके बदले में कंपनी को मुगल सम्राट को 3000 यानी कि 350 पाउंड यानी कि 3000 रुपये वार्षिक अदा करने पड़ते थे। जिस समय कंपनी मुगल सम्राट को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार के लिए एक वर्ष में 350 पाउंड अदा किया करती थी, उस समय कंपनी यहाँ से जो निर्यात करती थी वह 50,000 पाउंड मूल्य के बराबर से अधिक का उनका वार्षिक व्यापार था। यानी कि जिस समय वह 350 रुपया कर के रूप में मुगल सम्राट को देती थी अंग्रेजी कंपनी, उस समय वह बंगाल से 50,000 पाउंड का व्यापार करती थी। परंतु भारतीय सूबेदार कंपनी को दी जाने वाली इस भांति के विशेषाधिकारों का समर्थन नहीं करते थे, पर जो स्थानीय सूबेदार थे वे कंपनी को जो इस प्रकार के जो छूट मिले हुए थे जिनसे वो उन्हें काफ़ी अधिक मात्रा में लाभ हो रहा था, इस प्रकार के जो विशेष अधिकार थे इसका स्थानीय जो सूबेदार थे वे समर्थन नहीं करते थे, वे इनका विरोध करते थे, क्योंकि उनको इस चीज़ का काफ़ी नुकसान होता था। इसलिए प्रांतीय प्रशासन की ओर से अंग्रेजी कंपनी पर प्रांत में व्यापार के लिए अधिक अदायगी के लिए सदैव भारी दबाव
दबाव रहता था, यानी कि चूँकि अंग्रेज यहाँ से काफ़ी मात्रा में व्यापार करते थे और उसके अनुसार से कर बहुत कम था जो वो देते थे, इसलिए जो स्थानीय सरदार थे, सूबेदार थे, वे अंग्रेजी कंपनियों पे अधिक कर देने का हमेशा दबाव बनाते रहते थे। अंग्रेजों ने अपनी ओर से बहुत से साधनों के द्वारा व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, इसलिए अंग्रेज भी काफ़ी प्रयास करते थे कि वे किसी भी प्रकार से जो व्यापार था उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करें। बंगाल में स्वतंत्र प्रभुत्व को स्थापित करने वाले सूबेदार मुर्शीद कुली खां कंपनी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष अधिकारों को देने के समर्थन में नहीं था। जो स्वतंत्र प्रभुत्व को जो स्थापित करने वाला सूबेदार था मुर्शीद कुली खां, वह कंपनी को जो विशेष अधिकार मिल रहा था उसका समर्थन नहीं करता था, क्योंकि इसके कारण वह सरकारी कोष को नुकसान होता था, क्योंकि इसकी वजह से सरकारी जो कोष थे उसे काफ़ी नुकसान होता था। इसलिए बंगाल में 18वीं सदी के मध्य से पहले ही अंग्रेजों के व्यापारिक हितों एवं प्रांतीय सरकार के बीच झगड़ा पैदा हो गया। यहीं से अंग्रेज और बंगाल के जो सूबेदार होते थे उनके बीच 18वीं सदी के मध्य से ही दोनों के बीच झगड़ा पैदा हो गया था, आरंभ हो गया था। जिस समय अंग्रेजों के उभरते व्यापारिक हित बंगाल की राजनीति के लिए एक गंभीर खतरा बनते जा रहे थे, उसी समय प्रांतीय प्रशासन में स्वयं ही कुछ कमजोरियां पैदा हो गई थी। जिस समय अंग्रेज बंगाल के हित के लिए या राजनीति के लिए गंभीर खतरा बन रहे थे, उस समय जो है सो देखा जाए तो जो प्रांतीय प्रशासन था उनमें भी काफ़ी कमजोरियां देखने को हमें मिलती हैं। मुगल साम्राज्य के विभाजन के साथ ही बंगाल में एक स्वतंत्र प्रभुत्व का उद्भव हुआ। जब 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का विघटन होना आरंभ हो गया था, उसी समय बंगाल में भी स्वतंत्र प्रभुत्व का उद्भव हुआ। इस प्रांतीय शक्ति का अस्थायित्व निम्नलिखित कुछ निश्चित शर्तों पर निर्भर करता था, जैसे नवाब का शासन स्थानीय कुलीन वर्ग के एक शक्तिशाली गुट के समर्थन पर निर्भर था। जब यह बंगाल स्वतंत्र प्रभुत्व के रूप में इसका उद्भव हुआ तो यहाँ जो भी शासक शक्ति स्थापित होती थी उन्हें कुछ शर्तों पर रहना पड़ता था। वो क्या थे? जैसे नवाब जो होगा वह जो वहाँ के स्थानीय कुलीन वर्ग होंगे उनके समर्थन पर निर्भर करता था कि वह लंबे समय तक शासन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार देखें तो उनको उन हिंदू मुतासेदियों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती थी जिनके नियंत्रण में वित्तीय प्रशासन था। वहाँ जो वित्तीय प्रशासन जिनके नियंत्रण में होता था उनकी भी बात उन्हें माननी पड़ती थी, उनके दबाव में भी रहना पड़ता था वहाँ के नवाब को। बड़े जमींदारों का समर्थन भी बहुत जरूरी था, क्योंकि वे केवल सरकारी कोष को राजस्व देते थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर नवाब को सैनिक सहायता भी उपलब्ध कराते थे। इसलिए बड़े जमींदारों का भी समर्थन उन्हें हासिल करना होता था, इसलिए उन्हें भी संतुष्ट रखने के लिए भरसक वे प्रयास करते थे। बैंकों के मालिकों एवं व्यापारिक घरानों, विशेषकर जगत सेठ का घराना जो बंगाल का सबसे बड़ा वित्तीय घराना था, के समर्थन तथा सहयोग की भी नवाबों को आवश्यकता होती थी। वहाँ बैंकों के मालिक जो बड़े बड़े जो सेठ होते थे, जिसमें एक बहुत आपने नाम सुना होगा जगत सेठ का जो घराना था, वह बंगाल में वित्तीय रूप से सबसे मजबूत घराना था, या यूँ कहिए कि वह अपने आप में ही एक बैंक था। अतः उनका भी समर्थन और सहयोग नवाबों को चाहिए होती थी। इस विभिन्न प्रकार के गुटों की नवाब से आशाएं भिन्न थी। अब इतने सारे गुट थे, इन सब की जो आशा थी वह नवाबों से अलग होती थी। कुछ बातें नवाबों से इनकी मिलती थी, कुछ विचार नवाबों से इनकी भिन्न होती थी। इतने सारे गुट होने की वजह से गुटबाजियां बढ़ गई और इनमें आपसी जो सहयोग जो आदान प्रदान होता था उसमें भी कमी आई। नवाब के शासन का अस्थायित्व इन बहुत से हित वाले गुटों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करता था। लेकिन नवाबों का शासन इस पर भी निर्भर करता था कि ये सभी संतुष्ट रहे, तभी वे लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। शासक एवं विभिन्न हित वाले गुट के बीच की शक्ति समीकरण में आम आदमी का कोई स्थान नहीं था।
वे जमींदार की बढ़ती मांगों के शिकार थे, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। शासकों की ओर से साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में आम जनता को शामिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इन सभी कारणों की वजह से कहीं न कहीं अंग्रेज बाद में इनके ऊपर हावी हो गए। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में ब्रिटिश विजय से पूर्व के बंगाल को पढ़ा और समझा कि उस समय बंगाल की स्थिति क्या थी। तो उम्मीद है आपको यह विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो मैंने इसे आपको सरल और कम शब्दों में बताने का भरसक प्रयास किया है। एक बार में समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार देखिए, बहुत ही आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा और इससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए